गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। तो आज फिर शुक्रवार का दिन, नई सुबह और नई शुरुआत, नई सीरीज़ की। सितंबर सीरीज शुरू हो गई, आज से कल ख़त्म हो गई है। आज का सवाल है मेरा, कितने पोर्टफोलियो हैं रे सांबा। अब आप कहेंगे कितने पोर्टफोलियो, ये क्या मतलब हुआ कितने पोर्टफोलियो हैं? अरे एक ही तो होता है पोर्टफोलियो। ना भाई ना, निर्भर करता है कि आप उम्र के किस पड़ाव पर हैं। जब हम शादी ब्याह में जाते हैं तो टीनेजर्स या ट्वेंटीज़ वगैरह में जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि बर्गर पिज़्ज़ा शादी में है कि नहीं है, तो उसको तलाश करेंगे। 30 से 40 वाले देखेंगे कि भल्ला पापड़ी चीला है कि नहीं है, वो इस तरह की चीज़ें तलाश करेंगे। उसके बाद बाकी लोग नॉर्मल खाना तलाश करेंगे। किसी को बीमारी है, मान लीजिए डायबिटीज़ है, तो वो मिठाई से बच के रहेगा और वैसे भी थोड़ा कम खाएगा, सलाद ज़्यादा खाएगा। तो किसके पास कितने पोर्टफोलियो होने चाहिए, डिबेटेबल क्वेश्चन है। निर्भर करता है कि आपकी एज क्या है, आपका गोल क्या है और कितनी आपकी इनकम आ रही है। अगर इनकम मान लीजिए 50,000 कमा रहे हैं, उसमें से 10,000 ही वो मुश्किल से बचा पाते हैं, तो 2-4 पोर्टफोलियो रखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं आता हूँ सबसे पहले कि अगर आप 50 साल से ऊपर हैं या 55 साल से ऊपर हैं, या आप जवान है लेकिन रिस्क नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल शेयर मार्केट में आ गए हैं, लोगों से सुन सुना कर कि शेयर मार्केट में बड़ा पैसा बनता है, तो आपने ये जानने की कोशिश भी नहीं कि वो कैसे बनता है, कितने टाइम में बनता है, क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं उसके, तब बनता है। लेकिन आप आ गए हैं तो थोड़ा बहुत हरियाली सी आपको लग रही है, वो वाला मोटिवेशन तो आपको नहीं है, तो बस काम चला रहे हैं आप। तो आपके लिए बेहतरीन है, आप सिर्फ इंडेक्स फंड खरीदिए, म्यूचुअल फंड में डालिए, या ऐसे ही सेफ बैट ले लीजिए। म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग तरह के फंड आते हैं। एक तो बेस्ट तो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है। थोड़ा सा और रिस्क ले सकते हैं आप, तो आप मल्टी कैप में आ जाइए। मल्टी कैप में 25% लार्ज कैप होते हैं, 25% मिड कैप होते हैं, 25% स्मॉल कैप होते हैं, जो थोड़ा सा आपके रिटर्न को बढ़ा देते हैं। और फंड मैनेजर 25% रखता है अपने पास, ताकि जैसे हालात हों उस वक्त इन्वेस्ट करने के लिए। ये भी अच्छा विकल्प हो सकता है आपके लिए, अगर आप रिस्क थोड़ा सा लेना चाहते हैं। और बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं तो मैंने जो अभी बोला आपको, ब्लू चिप फंड में जाइए। HDFC का ब्लू चिप फंड है, ऐसे हर हर बैंक के फंड से अलग अलग। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा और कोई सलाह भी नहीं दे रहा हूँ, मैं तो ऑप्शंस आपके सामने रख रहा हूँ। तो अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, सेफ गेम खेलना चाहते हैं, निफ्टी 50 का इंडेक्स या ब्लू चिप फंड में जाइए किसी भी बैंक के। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, बर्गर से हटके थोड़ी चाट पकौड़ी भी पसंद करते हैं, तो आप फोकस फंड में जाइए या मल्टी कैप मैंने आपने बताया उसमें जाइए। और थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, इंडिविजुअल शेयर में नहीं जाना चाहते हैं, तो तीनों को अलग अलग ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा। मल्टी कैप की बजाय आप लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप, तीनों में अलग अलग लगा लीजिए। थोड़ा लार्ज कैप में ज़्यादा रखिए, मिड कैप में उससे कम रखिए, स्मॉल कैप में सबसे कम रखिए। अलग अलग ऑप्शन है। लेकिन मैं एक्चुअली, मेरी फिलोसफी अलग है। मैं 50 को पार कर चुका हूँ, लेकिन खतरों का खिलाड़ी हूँ, तो मैं अपने अलग तरीके से खेलता हूँ। मेरे पास म्यूचुअल फंड में पता नहीं किस वक्त मैंने कर दिया था। एक बार तो मैंने किया था इनकम टैक्स के लिए बचाने के लिए, एक टैक्स सेवर फंड किया था। वो एक मैं लमसम करता हूँ, SIP नहीं करता मैं, ये मैं बता दूँ आपको। तो एक मेरे पास HDFC का सिर्फ ब्लू चिप फंड है, गोल्ड ETF है और सिल्वर ETF है। मेरे पास ये 3 है, लेकिन इनमें SIP नहीं करता हूँ मैं। जब मुझे लगता है कि मार्केट गिरा है, गोल्ड गिरा है, सिल्वर गिरा है, तब थोड़ा सा जैसी भी श्रद्धा होती है मेरी जेब की, 2,000, 4,000, 5,000 इतने ही डाल देता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं डालता हूँ। क्योंकि आई एम मोर कंसंट्रेटेड ऑन इक्विटी मार्केट। मेरा पोर्टफोलियो लगभग
99% मेरे ख्याल से, या 99 या 98 पॉइंट समथिंग जो है सारा इक्विटी का है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस तरीके से रिस्क लेते हैं और कितना ले सकते हैं। अब बात आती है जो मेरा मेन हेडिंग है, कितने पोर्टफोलियो होने चाहिए। मैं आपको सलाह नहीं दे सकता कितने होने चाहिए, लेकिन मेरे पास क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। अगर आपको उसमें से कुछ अपीलिंग लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। मेरा एक मेजर पोर्टफोलियो है जिसको मैं कहता हूँ प्राइमरी पोर्टफोलियो, कोर पोर्टफोलियो भी आप कह सकते हैं, अलग अलग नाम है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो सेफ बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ है। जितने भी बड़े बड़े लार्ज कैप हैं उसमें सिर्फ वो ही हैं, उसमें और कुछ नहीं भरा हुआ है, और वो भी काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है। लेकिन मैं इतना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ कि मैं ये देखूँ इसमें 50% करना है, इसमें 60 करना है, 70 करना है। मैंने कभी बांटा नहीं और मैंने कभी देखा नहीं है। यू विल बी शॉक्ड और मे बी सरप्राइज, आई डोंट नो। मुझे नहीं मालूम, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कितने % मैंने आईटी में डाला हुआ है, कितना बैंकिंग में डाला हुआ है, कितना लार्ज कैप में, कितना मिड कैप में, मैं डिफ्रेंशिएट नहीं करता हूँ। मुझे जो शेयर अच्छा लगता है, जिसको मैं स्टडी करता हूँ, जिसको मैं देख रहा हूँ, जिसको मैं जानता हूँ ये अच्छा रिटर्न दे सकता है, मैं खरीद लेता हूँ, पोर्टफोलियो में शामिल कर लेता हूँ। लार्ज कैप में सिर्फ एक मतलब कोर पोर्टफोलियो में ज़्यादातर सिर्फ लार्ज कैप हैं। छोटी मोटी कुछ बड़ी कंपनियां जैसे LTIM वगैरह भी शामिल कर रखी हैं उसमें। और भी हैं कुछ इस तरह की जो लार्ज कैप में नहीं आती, मिड कैप में आती हैं, लेकिन मेरे कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं। तो मैंने आपको बोला मेरा कोई ऐसा डिफ्रेंशिएशन नहीं है। आप के पास टाइम होगा, आप क्लासिफाई करते होंगे कि गुना भाग मेरे को नहीं आती इतनी ज़्यादा, मैं भरोसा नहीं रखता हूँ इन चीज़ों में। अच्छी कंपनी लगी तो मैंने मेन में कर दिया, थोड़ा सा रिस्की वाली रिस्क टेकिंग है तो मैंने सेकेंडरी पोर्टफोलियो में कर दिया। तो प्राइमरी हो गया जिसमें मैंने लार्ज कैप और कुछ मिड कैप, स्मॉल कैप उसमें नहीं है, और कुछ मिड कैप उसमें शामिल हैं। और वो हैं जो धुरंधर खिलाड़ी हैं अपनी मार्केट के। उसके बाद दूसरा पोर्टफोलियो है मेरा जो जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप्स हैं, और इसमें भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन मैंने की हुई है। मैं ये नहीं बता सकता कितने स्टॉक है, क्योंकि कितने स्टॉक होने चाहिए ये डिबेटेबल क्वेश्चन है। अगेन कुछ लोग कहते हैं 10 होने चाहिए, 15 होने चाहिए, 20 होने चाहिए, और मैं अगर गिनती करूं तो मेरे पास ऑनेस्टली 150 से ज़्यादा है। और मुझे कोई अफसोस भी नहीं होता, और मैं घटाने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि जब भी मैं घटाने की कोशिश करता हूँ और एक एक नाम पढ़ के आगे बढ़ना शुरू करता हूँ हर पोर्टफोलियो में, तो मुझे लगता है इसमें से कुछ बेचने लायक है ही नहीं, सब रखने लायक है। तो इसलिए मैं बेच नहीं पाता हूँ और मेरी संख्या बढ़ती चली जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मैनेज कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, नॉलेज है, अनुभव है, और आप टच में रहते हैं, तो आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 500 से ज़्यादा कंपनियां तो ऐसी हैं जो मेरी टिप्स पे रहती हैं, जिनके रेट से भी ज़्यादातर मैं कई बार अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि हो ये तो वो हो सकती है। तो क्योंकि रोज़ मार्केट देखना, रोज़ रेट देखना, कुछ खरीदने को मिला तो खरीदा, कुछ पुदीने की तरह कुछ चटनी बनानी है या तुलसी की चाय बनानी है तो वो भी मैं थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ, यानी कि पार्शियल प्रॉफिट भी मैं बुक करता रहता हूँ। अदरवाइज रोटेशन के लिए पैसा कहाँ से आएगा, प्लस थोड़ा सेफ साइड भी है, हेजिंग हो जाती है कि पैसा घर में आ गया। और मैं ये बार बार कहता हूँ कि मैं मान के चलता हूँ कि जो पैसा आपके बैंक खाते में आ गया वही प्रॉफिट है। अगर आप डीमैट अकाउंट में प्रॉफिट को देख देख के, हरियाली को देख के खुश हो रहे हो, तो वो एक धोखा है, मरीचिका है, जो कभी भी आपसे छिन सकती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। तीसरा पोर्टफोलियो है मेरा टर्शरी पोर्टफोलियो, जो सचमुच में खतरों का खिलाड़ी है। इस टर्शरी पोर्टफोलियो में मैं क्या करता हूँ, सिर्फ पैनी स्टॉक्स रखता हूँ, नंबर 1। या अगर मुझे कहीं स्विंग ट्रेड करना है या मोमेंटम चेज करना है, वो स्टॉक मैं इसमें रखता हूँ, और फिर प्रॉफिट लिया और बाहर हो जाता हूँ। यानी मेनली ये सिर्फ पैनी स्टॉक्स का है। पैनी स्टॉक्स मैं अब जिक्र कर चुका हूँ आपसे पिछले कुछ वीडियो में कि मेरे पास कौन कौन से हैं, जैसे JP पावर है, इन्फीबीम है,
सालासर टेक है, साउथ इंडियन बैंक है, यस बैंक है, इस तरह के कुछ हैं उसमें। उसमें कुछ अनलिस्टेड स्टॉक्स भी हैं, अनलिस्टेड मैं फिर कभी बताऊंगा। जो अभी आईपीओज वगैरह नहीं आए हैं तो वो भी हैं, उसके बारे में देखेंगे हम बाद में। और उसमें मैं ज़्यादातर स्विंग ट्रेड या मोमेंटम ट्रेड करता हूं, और मैंने कई बार इस तरह के कुछ स्टॉक्स भी बताए हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड रहता हूं स्विंग ट्रेड के लिए या मोमेंटम ट्रेड के लिए, और वो बार बार मौका देते हैं आपको पैसा कमाने का। फिर वापस नीचे आ जाते हैं, फिर दोबारा खरीद लो और फिर आगे चलो। तो इस तरीके से मेरे विचार से अब ये निर्णय आपका है कि कितने पोर्टफोलियो आप मैनेज कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप आईपीओ के लिए बात कर रहे हैं तो आपका पैन नंबर तो एक ही है, तो इन 3 पोर्टफोलियो से आप एक ही एप्लीकेशन डालेंगे। आईपीओ की अगर बात दिमाग में रख रहे हैं तो वो तो आपको मोटिवेट करना पड़ेगा अपनी माँ को, बाप को, बीवी को, भाई को कि वो पोर्टफोलियो अपना बनाएं, डीमैट अकाउंट खोलें और वहाँ से वो एप्लीकेशन डालें, तो आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशन बढ़ सकते हैं। लेकिन वो भी उनकी मर्जी के ऊपर है। अगर आप मैनेज कर रहे हैं उनके अकाउंट तो फिर बात अलग है। तो मेरे पास 3 पोर्टफोलियो हैं और मैं ज़्यादा भरोसा नहीं रखता हूँ म्यूचुअल फंड वगैरह में। हाँ, गोल्ड ईटीएफ, क्योंकि मैं थोड़ा सा पसंद करता हूँ गोल्ड को, तो गोल्ड ईटीएफ है, चांदी का ईटीएफ है, और एक ब्लू चिप फंड है सिर्फ मेरे पास एचडीएफसी का, जो चल रहा है। जब भी मुझे लगता है मौका की निफ्टी 50 में गिरावट आई है तो 5-7 हज़ार लगा देता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं लगाता। वैसे भी मुझे गोल्ड खरीदने का शौक़ है और मैं कई बार ज्वेलरी भी खरीद लेता हूँ, लेकिन वो ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट नहीं मानता हूँ। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। ये आपका जो डिज़ायर वाला पार्ट है आपकी इनकम का, ये उसमें काउंट करता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको पोर्टफोलियो सिर्फ निफ्टी 50 का बनाना है, आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो मल्टी कैप में जा सकते हैं, जहां पर लार्ज कैप्स, मिड कैप, स्मॉल कैप भी होंगे और फंड मैनेजर के पास 25% बैलेंस भी होगा। फोकस फंड में भी आप जा सकते हैं, जहां बड़ा एक फोकस रखा जाता है रिटर्न के ऊपर, उसमें भी आप जा सकते हैं। थोड़ा सा और खतरा खेलना चाहते हैं तो आप अलग अलग 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार के लिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एसआईपी करना चाहते हैं तो एसआईपी आपकी मर्जी है, मैं सलाह नहीं दे सकता हूं। और अगर आप लमसम डालना चाहते हैं तो लमसम डाल सकते हैं। अदरवाइज एक बीच का तरीका भी हो सकता है कि एसआईपी चलती रहे और बीच में जब मार्केट गिरे तो आप लमसम भी डालते रहें, तो ये प्रॉफिट को 100% बढ़ाएगा एज कंपेयर टू रेगुलर एसआईपी। उसके बाद फिर आप 1 या 2 आपके ऊपर है, पोर्टफोलियो बना सकते हैं। एक पोर्टफोलियो तो मेरी नज़र में ऐसा होना चाहिए जिसको आप 5-10 साल के लिए छेड़े ना, उसमें जोड़ते जाएं, जोड़ते जाएं, जोड़ते जाएं और निकालें ना। और बार बार मैं ये कहता हूं कि शेयर मार्केट में अगर आपकी इनकम आ रही है, हरियाली आ रही है, ये घर के खर्चे के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आप घर का खर्चा इसमें से चलाएंगे, अरे डिविडेंड आ गया, चलो डिविडेंड निकाल लेता हूँ, ग्रोसरी लानी है, किराया देना है ना, फिर आप वेल्थ नहीं बना सकते हैं। ध्यान रखिए, ये एक थंब रूल है शेयर मार्केट में, जो आ गया ये कुआं है, जो आ गया चला गया। बस आप बेचेंगे तभी जब आपको कुछ चेंज लाने हैं अपने पोर्टफोलियो में। आपको लग रहा है कि इसका क्वार्टर पिछला भी और इस बार भी रिजल्ट खराब आया है, आगे ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है, तो आप एक शेयर को बेच के दूसरे में जा सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन आप शेयर बेचेंगे नहीं, वरना आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही, क्योंकि एक बड़ा वास्ट टॉपिक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आई होप अगर आपके दिमाग में पोर्टफोलियो बनाने के लिए क्या शामिल करें, क्या ना करें, कोई सवाल है तो आप सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी सीमित बुद्धि या सीमित अनुभव है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको सेटिस्फाई करने की। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए निवेशित रहिए, पैनिक ना करें और इनफ्लो को बढ़ाते रहिए, अकाउंट को टॉप अप करते रहिए। धन्यवाद।